हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को भी बड़े बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मैं दीपक कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ आप सबके अपने चैनल CAP विद कुमार में। लास्ट टाइम जब मैंने एक वीडियो डाला था पेपर 1 के लिए कंप्लीट बुक लिस्ट का, तब मैंने उस टाइम आपसे बोला था कि मैं हर सब्जेक्ट का एक डिटेल वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि उस सब्जेक्ट की पर्टिकुलर अप्रोच क्या हो सकती है, कि उसके लिए जो सोर्सेस हैं, किन किन सोर्सेज को फॉलो करने के अलावा उन सोर्सेज से कैसे तैयारी कर सकते हैं। जैसे किसी सोर्स में PYQ की बहुत हेल्प होती है, किसी सोर्स में कंटेंट की बहुत ज़्यादा हेल्प होती है कि जैसे स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनकी हेल्प होती है, किसी सोर्सेज में हमें प्रेजेंटली क्या चल रहा है उसकी हेल्प बहुत ज़्यादा लगती है। लेकिन सब में एक बात बड़ी कॉमन है कि NCERT लगभग ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट के लिए हमेशा मस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ों में रहती है। ठीक है, तो उसी सीरीज़ में हम क्या करने जा रहे हैं कि अब हम सब्जेक्ट वाइज अपने वीडियो पब्लिश करने जा रहे हैं कि हर सब्जेक्ट की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इस प्रोसेस में आज हम अपना पहला सब्जेक्ट उठाने वाले हैं जो साइंस होने वाला है। इसमें हम ये जानने वाले हैं कि साइंस में जो क्वेश्चंस हैं उनका ट्रेंड क्या है ना। ट्रेंड एनालिसिस क्या करेंगे हम उनका, उसके बाद उन क्वेश्चंस के सोर्सेस क्या हैं, क्या NCERT ही अकेला सोर्स है ना। NCERT के बाद PYQ की क्या वैल्यू है, इस साइंस वाले सेक्शन के लिए पर्टिकुलरली PYQ का क्या रोल है। उसके अलावा ये हम सबको पता है कि 6 to 10 की NCERTs पढ़नी है ना, ये हम सबको पता है। उसके अलावा कुछ क्लास 11th की NCERTs हैं और जो 12th की NCERT है, खासकर केमिस्ट्री और बायो की है ना, केमिस्ट्री और बायो की। तो इनमें कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो उन इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को भी आज मैं मार्क कराने वाला हूँ। देखो, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि हम GS फर्स्ट में 160 कैसे स्कोर कर सकते हैं, 160 प्लस। तो ये जो कंटेंट या जो वीडियोस में लेके आ रहा हूँ उसमें मेरी ये कोशिश यही है कि अभी एग्जामिनेशन को तकरीबन 10 महीने, तो मैं किसी तरीके से आपको वो सोर्सेज या वो रिसोर्सेज बता दूँ जिनको आप फॉलो करें रिगरसली, प्लस प्रैक्टिस करें, है ना, प्रैक्टिस करें, ताकि आप कम से कम पेपर होने में 160 प्लस ला सकें। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप इन सोर्सेज को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप पक्का इतना स्कोर कर सकते हैं। और ये बात मैं कोई हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये बात मेरे लास्ट PYQ के सारे एनालिसिस के बाद मैं विद प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ। जब एग्ज़ाम होगा अगस्त में, उसके अगले दिन आके मैं सोर्सेज के साथ ये बता भी दूंगा कि देखो ये क्वेश्चन वो जो सोर्सेस हमने बताए थे उसमें डायरेक्टली यहाँ से आया है। मैं आज आपको ये बात बोल के पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, अब ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए हम सीधे अपने वीडियो पे जंप करते हैं। वीडियो पे जंप करने से पहले एक बार मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम दीपक कुमार, पहले ही बताया हुआ है मैंने आपको। मैंने UPSC सिविल सेवा के 4 मेंस दिए हुए हैं, इसके अलावा UPSC CAPF का एक इंटरव्यू भी दिया हुआ है। ठीक है, अब चलिए सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में मेन कंटेंट पे जाने से पहले हम सबसे पहला काम करेंगे कि UPSC CAPF के जो 5 ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं साइंस के, उन साइंस में फिजिक्स के कितने क्वेश्चन आए, बायो के कितने क्वेश्चन आए और केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आए, ईयर वाइज हम उन सारे क्वेश्चनों को जानने वाले हैं कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंटली मैंने एक ये पॉइंट आपके लिए डाला है कि उनमें से कितने क्वेश्चनों को डायरेक्टली हम NCERT से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद NCERT के अलावा कि PYQ की हेल्प से हम कितने क्वेश्चनों को और सॉल्व कर सकते थे, चाहे वो CAPF के PYQ हो, चाहे CDS के, चाहे NDA के। ठीक है, उसके बाद मैंने एक टोटल बताया आपको। ठीक है, अब सीधे हम शुरू करते हैं कंटेंट के लिए। 2020 से हम शुरू करते हैं। 2020 में बायो के 10 क्वेश्चन आए, केमिस्ट्री के 12 आए, जबकि फिजिक्स के 8 आए। टोटल 30 क्वेश्चन आए साइंस के। उसमें से 21 क्वेश्चनों को हम डायरेक्टली NCERT की हेल्प से सॉल्व कर सकते थे, और साथ ही 7 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको हम PYQ की हेल्प से सॉल्व कर सकते थे। तो ओवरऑल 30 में से हम 28 क्वेश्चनों को आराम से PYQ और NCERT की हेल्प से सॉल्व कर सकते थे। 2021 में क्या हुआ, 12 क्वेश्चन आए बायो के, 8 क्वेश्चन आए केमिस्ट्री के, 10 क्वेश्चन आए फिजिक्स के, ओवरऑल क्वेश्चन आए 30 में से 25 क्वेश्चनों को डायरेक्टली हम NCERT से सॉल्व कर सकते थे। उसके अलावा 2 क्वेश्चनों को PYQ की हेल्प से सॉल्व कर सकते थे। ओवरऑल 27 क्वेश्चन ऐसे थे आउट ऑफ 30 जिनको हम बड़े आराम से PYQ और NCERT की हेल्प से सॉल्व कर सकते थे। 2022 में
8 क्वेश्चन आए बायो के, 9 क्वेश्चन आए केमिस्ट्री के और 8 क्वेश्चन आए फिजिक्स के। ओवरऑल 25 क्वेश्चन आए। 25 में से 18 क्वेश्चनों को हम डायरेक्टली एनसीईआरटी से सॉल्व कर सकते थे, जबकि 4 क्वेश्चनों को हम पीवाईक्यू की हेल्प से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, टोटल 25 में से 22 क्वेश्चनों को हम एनसीईआरटी और पीवाईक्यू की हेल्प से सॉल्व कर सकते थे। 2023 में 10 क्वेश्चन आए बायो के, 10 क्वेश्चन आए केमिस्ट्री के, 7 क्वेश्चन आए फिजिक्स के। ओवरऑल 27 क्वेश्चन आए, उनमें से 17 क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से थे, 7 क्वेश्चन पीवाईक्यू से थे। तो हम ओवरऑल 24 क्वेश्चन ऐसे थे आउट ऑफ 27 जिनको हम आराम से एनसीईआरटी और पीवाईक्यू की हेल्प से सॉल्व कर सकते थे। अब देखो 2024 के जो पेपर की बात करें तो 2024 में 7 क्वेश्चन आए थे बायोलॉजी से, जिसमें 3 क्वेश्चन बायोटेक के थे, लेकिन थे तो वो एनसीईआरटी से ही। एक क्वेश्चन बेसिक सेंस पे हम सॉल्व कर सकते थे, दूसरा क्वेश्चन भी हम बेसिक सेंस पे सॉल्व कर सकते थे। एक जो क्वेश्चन था रेड वाइट बायोटेक्नोलॉजी वाला, वो क्वेश्चन ट्रिकी था, लेकिन ओवरऑल 7 क्वेश्चन आए। उन 7 क्वेश्चन बायो के आए, 11 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आए, 5 क्वेश्चन फिजिक्स के आए। ओवरऑल 23 क्वेश्चन आए। 20 में से 3 में से 14 क्वेश्चनों को हम एनसीईआरटी से सॉल्व कर सकते थे, जबकि 6 क्वेश्चनों को पीवाईक्यू। ओवरऑल 20 क्वेश्चन आउट ऑफ 23 हम सॉल्व कर सकते थे पीवाईक्यू और एनसीईआरटी से। इससे आपको क्लियरली पता चल जाता होगा। देखो 20 में 30 में से 28, 2021 में 30 में से 27, 2022 में 25 में से 22 क्वेश्चन, 2023 में 27 में से 24 क्वेश्चन, 2024 में 23 में से 20 क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते थे। किसकी हेल्प से? एनसीईआरटी और पीवाईक्यू की हेल्प से। अब इससे मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी कि एनसीईआरटी हमारे लिए साइंस के सेक्शन के लिए पर्टिकुलरली कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पीवाईक्यू के लिए भी आपके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ये दोनों मिलके आपको पेपर का जो साइंस का सेक्शन है, पेपर में जो साइंस का सेक्शन है उसका 80% प्लस सॉल्व करवा देंगे आपको। बस आपको करना क्या है कि थॉरली एनसीईआरटी को प्रैक्टिस करना है, पढ़ना है, और उसके अलावा पीवाईक्यू को देखना है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन उभर रहा होगा कि एनसीईआरटीज़ हमें कौन कौन सी एनसीईआरटीज़ को फॉलो करना है, उसके अलावा कि कौन कौन से पीवाईक्यू को हमें फॉलो करना है। क्या हमें सिर्फ सीएपीएफ के पीवाईक्यू फॉलो करना है या अदर्स के? अगर हमें सीएपीएफ के पीवाईक्यू या अदर्स के पीवाईक्यू को फॉलो करना है तो कितने ईयर्स के, हाउ मेनी ईयर्स के पीवाईक्यू को फॉलो करना है? तो ये अगली स्लाइड में हम इसको डील करने वाले हैं कि वो एनसीईआरटी को कितने ईयर के पीवाईक्यूज़ को हमें फॉलो करना है। सबसे पहले आप एक चीज़ को ध्यान रखिए कि हमें क्लास 6 to 8 की एनसीईआरटी उन लोगों को फॉलो करना ही करना है जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं। नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को ये एनसीईआरटी फॉलो करना ही करना है। ठीक है, उसके अलावा क्लास 9th और 10th के एनसीईआरटी को लाइन बाई लाइन करना है हमें। इसमें कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए किसी भी एस्पिरेंट के मन में। इनको हमें लाइन बाई लाइन करना है। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के आ रहे हैं उसके 70% क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं, इन्हीं क्लासेस से। आप लाइन टू लाइन फॉलो कीजिए, आपके लिए कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, उसके अलावा क्लास 11 और 12 की एनसीईआरटी के हमें सिलेक्टेड चैप्टर भी करने हैं, खासकर केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में। ये चैप्टर्स कौन कौन से होने वाले हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपके लिए रख रखे हैं। ठीक है, तो आपको इस चीज़ की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, वो अगली स्लाइड में आपको बता दूंगा। उसके अलावा हमें पीवाईक्यू फॉलो करना है। अब देखो, जो आपके मन में डाउट था कि पीवाईक्यू कौन कौन से, सिर्फ सीएपीएफ के नहीं फॉलो करना है, सीएपीएफ प्लस सीडीएस प्लस एनडीए, और ये हमें मिनिमम 5 ईयर के फॉलो करना है। कितना? मिनिमम, मतलब सीएपीएफ प्लस सीडीएस प्लस एनडीए, इन तीनों के पीवाईक्यू मिनिमम 5 ईयर। आप ज़्यादा कर सकते हो पर मिनिमम 5 ईयर करने ही करने हैं आपको, मिनिमम 5 ईयर। और आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एनडीए में अगर कोई न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चनों को आपको थॉरली प्रैक्टिस करना है। अब आपके सामने ये चैलेंज आ सकता है कि ये आपको मिलेंगे कहाँ से? तो यूपीएससी की साइट से आपको ये ईजिली मिल सकते हैं। अगर बच्चे रिक्वेस्ट करेंगे तो इसका भी एक मैं PDF बना के आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में जाके लिखना पड़ेगा कि सर हमें PDF चाहिए। अगर मुझे 50 प्लस कमेंट्स इस सब्जेक्ट पे आते हैं तो मैं ये PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। देखो, इस काम में टाइम लगता है, टाइम लगेगा, तो सिंपल सी बात है, मुझे भी मोटिवेशन के लिए कम से कम कमेंट्स और लाइक तो मिल ही जाएँ, ताकि मैं इस चीज़ को बनाने के लिए मोटिवेट हूँ। अगर आप ऐसा करेंगे तो बिल्कुल मैं आपको ये बना के PDF दे दूँगा। नहीं तो आप सिंपली यूपीएससी के साइट पर जाइए,
PYQ वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको सब PYQs मिल जाएंगे ईयर वाइज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि क्लास 11th में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये क्लास 11th की NCERT है, किसकी? केमिस्ट्री सब्जेक्ट की। इसमें सिंपली आपको एक चैप्टर पे फोकस करना है, हाइड्रोजन चैप्टर पे। अब इस हाइड्रोजन चैप्टर में ऐसा नहीं है कि आप महारत हासिल करने के लिए बैठ जाएं, सिंपली आपको बेसिक टर्म्स को जानना है, ऊपर ऊपर से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि डीपली स्टडी करनी है। देखो 11th की NCERT है तो सिंपल बात है कि उसमें बहुत डीप नॉलेज भी होगी, आपको वो नहीं करना है, आपको ऊपर ऊपर से पढ़ना है, सिंपल। ठीक है, उसके अलावा क्लास 12th की NCERT की बात करें तो हमको ये 3 चैप्टर पढ़ने हैं, बायोमोलिकुल्स, पॉलीमर्स और तीसरा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये 3 चैप्टर्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं, बायोमोलिकुल्स, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये हुई क्लास 11th की केमिस्ट्री की बात। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं क्लास 11th की बायो। इसमें पहला चैप्टर जो ये है द लिविंग वर्ल्ड, इसी चैप्टर को आपको पढ़ना है। देखो ये जो चैप्टर है वो क्लास 9th की जो लिविंग वर्ल्ड वाला चैप्टर है उसका एक्सटेंशन है, मतलब उसका बड़ा दायरा है ये। तो हमको सिर्फ इसमें, जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो वहाँ पे नहीं है और एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, तो वो यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ से सिर्फ इसी चैप्टर को फॉलो करना है। उसके अलावा आपको क्या करना है कि सेल्स के बारे में देखना है, सिर्फ बेसिक टर्म्स, बेसिक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना है आपको। ठीक है, क्लास 12th की बात करें, क्लास 12th में आपको क्या क्या करना है, तो देखो बायोटेक्नोलॉजी के इस बार बहुत सारी चीज़ें, 2-3 क्वेश्चन पूछे गए, तो हम सिंपली कुछ बायोटेक के बारे में यहाँ पे जनरली जान सकते हैं, बायोटेक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, उनकी प्रोसेसेस क्या हैं। फिर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनको हमें फ्यूचर में तैयार रखना चाहिए, UPSC कभी भी इनसे क्वेश्चन आप पूछ सकता है। फिर उसके अलावा ये जो चारों चैप्टर हैं ये इन्वायरमेंट के चैप्टर हैं, आपको इनको पढ़ने चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपके इन्वायरमेंट और बायो दोनों चीज़ों में सेक्शन में आपको हेल्प करेंगे। ठीक, अब उसके बाद हम सीधे जंप करते हैं कि जो मैंने आपके लिए एग्जांपल रख रखे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखो लाइन टू लाइन कहाँ से उठ के NCERT के क्वेश्चन आ रहे हैं 9th 10th के। तो मैंने क्या किया है कि 2024 के जो क्वेश्चन जो लाइन टू लाइन NCERT से उठ के आए वो मैंने आपको एज अ एग्जाम्पल के तौर पर रख रखे हैं कि ये देखो ये क्वेश्चन डायरेक्टली लाइन से लाइन कैसे उठ के आते हैं, है ना, कि कहाँ से कैसे लाइनों को UPSC कॉपी कर रहा है। आप इसको देखने की कोशिश करो, समझो कि कैसे वो ये ट्रेंड है। जैसे मैंने फर्स्ट टॉपिक ही बोला कि ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड सिंपल है कि वो अपने NCERT की लाइन टू लाइन उठा के क्वेश्चंस को पूछ रहा है। तो हमको तैयार रखना चाहिए कि सबसे पहले लाइन टू लाइन तैयार कर लें, उसके बाद कोई दूसरा काम करें। तो देखो क्या कर रहा है ये क्वेश्चन, पहला दिया हुआ है विच वन ऑफ द अमॉन्ग इज फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैटर इज़ नॉट करेक्ट। मैटर के रिगार्डिंग ये कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट पूछा है। अब देखो NCERT में ये दिया हुआ है चैप्टर जो क्लास 9th का पहला है, उसमें सिंपल मैटर्स की जब प्रॉपर्टी बताई गई तो उसमें लिखा हुआ है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस। तो देखो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉलिड काइनेटिक एनर्जी पर लाइन टू लाइन उठा रहा है वो, उसने सिंगल वर्ड को चेंज नहीं किया है। ठीक, अब देखो ये तो इसका आंसर ही है। अब इसका आंसर कैसे है, ये देखो द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू बिकम लिक्विड एट रूम टेम्परेचर प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। सिंपल ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि उसको उसका क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। अब देखो अब यहाँ मिनिमम की जगह इन्होंने क्या यूज़ कर दिया, मैक्सिमम, बस यही यहाँ पे गलती है और कोई गलती नहीं, इसलिए अपना आंसर भी यही है। अब देखो इसके बाद देखो पार्टिकल्स ऑफ स्ट्रीम हैव मोर एनर्जी देन वाटर। देखो ये स्टेटमेंट है पार्टिकल स्ट्रीम डेट हैव वाटर वेपर 100 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट सेम टेम्परेचर। सिंपल लिखा हुआ है ना। डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड डिपोजिशन, ये देखो ये डायग्राम में यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये दिया हुआ है गैस का सॉलिड में डायरेक्ट चेंज क्या बोलते हैं, डिपोजिशन, जबकि सॉलिड का गैस में चेंज को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ये सब हमने पढ़ा हुआ है। ठीक, सिंपल लाइन टू लाइन से कॉपी कर रहा है। और एग्जांपल देखो आप, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड फॉर्मेशन इन इथाइन। किसमें, इथाइन मॉलिक्यूल में, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, डबल डबल सिंगल एक ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो यहाँ लिखा है, देखो दोज कंटेनिंग वन एंड मोर ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड एल्कीन। मोर वन तो मिनिमम होना ही चाहिए और मोर देन वन भी हो सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सिंपल वर्ड्स में बोला हुआ है ट्रिपल बॉन्ड होना ही चाहिए, एक ही ऑप्शन है इसमें, सिंपल क्वेश्चंस। और उसके बाद क्वेश्चन देखो, विच वन
अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए एंडो और एक्सो क्या होता है। तो एक्सो में क्या होता है, हीट रिलीज होती है, हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। और एंडो में क्या होता है, हीट अब्जॉर्ब होती है। क्या होती है, हीट बोल लो चाहे आप एनर्जी बोल लो, एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। सिंपल। अब देखो बर्निंग ऑफ कोल, सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है हीट क्या हो रही है, रिलीज होगी। तो ये एक्सोथर्मिक, इसको हटा दें, कंबक्शन का। फोटोसिंथेसिस के बारे में बाद में देखेंगे। फिर रेस्पिरेशन को देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये ग्लूकोज जो टूटता है जो रेस्पिरेशन में, तो ये क्या है, ये भी एक्सोथर्मिक है। सिंपल लिखा है मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड एल्काइली, तो ये भी नहीं है। और यहाँ पे देखो ये देखो क्लास 6 की जो एनसीईआरटी, क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है उसमें लाइफ प्रोसेस का चैप्टर उसमें लिखा है कि ऑब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, जो फोटोसिंथेसिस है उसकी ये पहले प्रोसेस है कि उसमें ऑब्जॉर्प्शन होता है एनर्जी का। और ऑब्जॉर्प्शन किस केस में होता है, एंडोथर्मिक के केस में होता है। सिंपल। तो आंसर क्या हो गया अपना, ये हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक नंबर ऑफ एटम इज करेक्ट। सिंपल, एटॉमिक नंबर के बारे में पूछा हुआ है और यहाँ क्या लिखा हुआ है वी नो डेट प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एटम विच डिटरमाइन इट्स एटॉमिक नंबर। सिंपल, नंबर ऑफ प्रोटॉन डिटरमाइन करता है एटॉमिक नंबर को। ये रहा उसका आंसर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सेम एज एटॉमिक नंबर। ठीक है, बाकी जगह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन सेम एटॉमिक नंबर, गलत है। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन गलत है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये भी गलत है। सिंपल, ये लाइन में लिखा हुआ है। इसी टाइप के क्वेश्चन साइंस में बार बार आ रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको सिर्फ साइंस के लिए आंख बंद करके एनसीईआरटी को पढ़ना है और पीवाईक्यू करने हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है आपको। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन देखो, इन विच लेयर ऑफ द प्लांट टिश्यू गार्ड सेल्स, मतलब गार्ड सेल्स प्लांट के किस लेयर वाले टिश्यूज में प्रेजेंट होती है। तो देखो ऑप्शन क्या है, पैलिसाइड मेसोफिल्स, स्पॉन्जी मेसोफिल्स, एपिडर्मिस, जाइलम। अब देखो यहाँ सिंपल लिखा है क्रॉस सेक्शनल ऑफ लीफ, लीफ का क्रॉस सेक्शन का जो डायग्राम दिया हुआ उसमें सिंपल लिखा हुआ ये क्या है, लोअर एपिडर्मिस। इसमें क्या पाया जा रहा है, देखो ये लिखा हुआ है गार्ड सेल्स, ये सिंपल ही लिखा हुआ है। तो अपन को सोचने की भी जरूरत नहीं है। अब इसीलिए आपको ध्यान रखना है इसमें जो बॉक्सेस दिए हुए हैं, एक्टिविटी देखो साइंस में बॉक्सेस, एक्टिविटी, डायग्राम, कुछ भी ये इसमें से एक भी चीज़ को आपको इग्नोर नहीं करना है। आपको हर चीज़ को थॉरली पढ़ना है और मार्क करना है और बार बार रिवाइज करना है। एक और क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक्स। सिंपल पूछा, डायग्राम देखो, डायग्राम में क्या प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम दिया हुआ है, राइबोसोम ये बोल रहा है होता है, तो हम क्या बोलेंगे राइबोसोम, भाई ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेल वॉल होता है, सिंपल, ये नहीं हो सकता। फिर उन्होंने बोला सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन ये रही, सिंपल, ये भी होती है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। बचा क्या, न्यूक्लियर एनवेलप। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है वॉज सेल्स लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक्स। न्यूक्लियर, अब ये क्या, इसका मतलब क्या है, सिंपल, जैसे ये सेल है, इसका न्यूक्लियस है, ये रहा न्यूक्लियस, तो अगर इसकी कवरिंग है किसी मेम्ब्रेन के द्वारा तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक्स में वो होती नहीं है, क्योंकि ये बेसिक लेवल के जो बैक्टीरियाज वो सब हैं उनमें इस वजह से प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, उनमें स्पेशलाइजेशन नहीं होता है, इसीलिए इनको प्रोकैरियोटिक्स बोलते हैं, जबकि यूकैरियोटिक्स में ये पाया जाता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, ये डायरेक्टली पीवाईक्यू 2023 से क्वेश्चन को उठाया गया है, डायरेक्टली नहीं लेकिन घुमा के देखो कैसे। इन व्हाट फॉर्म एक्सेस ऑफ ग्लूकोज स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है। सिंपल देखो, एक ऑप्शन को तो हम सिंपल एलिमिनेट कर सकते हैं, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज होता है फ्रूट में, तो ये तो हो नहीं सकता भाई, इसको तो हम हटा ही सकते हैं ना। अब यहाँ देखो क्वेश्चन क्या पूछा, बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर मेड अप ऑफ ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज से बनता है ग्लाइकोजन और स्टार्च, दोनों के दोनों। हावेवर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये इसका आंसर है, सीधे इसी को पढ़ते हैं। ग्लाइकोजन इज मेड अप ऑफ एनिमल सेल्स, मेड इन एनिमल सेल्स, बट स्टार्च इज मेड इन प्लांट सेल्स। सिंपल लिखा है, ग्लाइकोजन एनिमल सेल्स में होता है। अब देखो स्टार्च तो हो नहीं सकता, प्लांट्स तो है नहीं, ग्लूकोज का ही एक रूप है ये, तो आंसर क्या बना, ग्लाइकोजन। सिंपली इस टाइप से पीवाईक्यू को घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। जैसे इस बार क्वेश्चंस थे उसका, जिसमें वो पूछा हुआ था हमें जो ग्लास बनाने के लिए पूछा हुआ था, वो ग्लास बनाने वाला क्वेश्चन भी कहाँ से है, पीवाईक्यू से।
तो वो सारे के सारे क्वेश्चन कहाँ से, PYQ से, मैंने आपको बताया हुआ। उसके अलावा एक क्वेश्चन और देखो जो डायरेक्टली पूछा, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द ऑडिबल रेंज ऑफ हियरिंग ह्यूमंस। सिंपल पूछा उन्होंने, यहाँ लिखा है द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड इन ह्यूमन बींग्स एक्सटेंड फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज तक। तो सिंपल यहाँ देखो, इस वाले ऑप्शंस को देखो, ये होंगे नहीं, ये होंगे नहीं, ये होंगे नहीं, ये बचा। ठीक है, उसके बाद आगे देखो अगला क्वेश्चन, इन विच ऑर्गेनिज्म डिड मेंडल कंडक्ट एक्सपेरिमेंट टू एक्सप्लेन द प्रिंसिपल इनहेरिटेंस। प्रिंसिपल इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए मेंडल ने किस पे एक्सपेरिमेंट किए थे। तो सिंपल यहाँ लिखा हुआ है, देखो कैरेक्टर ऑफ गार्डन पी, सिंपल लिखा हुआ है लाइन में। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो साइंस के में साइंस वाले सेक्शन में बार बार इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब देखो एक क्वेश्चन देखो, वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट फॉर डिजॉल्विंग आयोनिक कंपाउंड। एनसीईआरटी में आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में दिया, देखो जनरल प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ठीक, अब उसमें लिखा हुआ है, अब यहाँ पे ये कोई भी प्रॉपर्टी, इट हैज़ नो कलर, इसका भी कोई मतलब नहीं है। द हाई बॉइलिंग पॉइंट, ये भी मतलब नहीं, इट हैज़ अ हाई डाइपोल मूवमेंट, है ना। अब इसका कुछ कुछ पार्ट ना क्लास 11th के एनसीईआरटीज़ में दिया हुआ है, इसलिए मैंने बोला हुआ कि कुछ 11th के एनसीईआरटीज़ को भी पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि इसका क्वेश्चन का आंसर हम इसी से बना सकते थे। उसके बाद ये जो कुछ एग्जांपल्स मैंने आपकी हेल्प के लिए रख रखे थे, तो मैंने ये एग्जांपल बता दिए। तो मैं सिंपली बता रहा हूँ आपको, वापस से एकदम क्विक लाइन टू लाइन लिख देता हूँ कि एनसीईआरटी 6 to 10 थॉरली फॉलो कीजिए आप, कुछ मत कीजिए उसके अलावा। PYQ लास्ट 5 ईयर, CDS, CAPF और NDA के, ये 2 चीज़ें सिर्फ साइंस के लिए कीजिए, आप कुछ मत कीजिए। ठीक है, कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है साइंस में। आप, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि 80% आराम से स्कोर कर जाएंगे आप। जितने भी साइंस के क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो 24 आए, चाहे कितने भी आए, आप 80% ईजिली स्कोर कर सकेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, और अपने जो फ्रेंड्स जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी रिकमेंडेड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा और कंटेंट बनाता रहूँ तो कृपया करके आप थोड़ा कमेंट करो, लाइक वाइक करो, थोड़ा वीडियो को पसंद करो, शेयर करो, है ना। तो अब इस सीरीज़ में जो नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ वो लेके आने वाला हूँ इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, उसमें आपको इकोनॉमिक्स के सोर्सेस, उसके ट्रेंड एनालिसिस के बारे में बताऊंगा आपको कि इसको कैसे कंप्लीट कर सकता हूँ। ठीक है, कि इसको करने का तरीका क्या हो सकता है। साथ ही जो पेपर 2 के लिए मैं आर्गूमेंट और काउंटर आर्गूमेंट का अगला वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिसमें लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन का एनालिसिस होगा, और इसके फॉर्मेट के बारे में कुछ आपको बताऊँगा, इसके नोट्स कैसे बना सकता हूँ इसके बारे में कुछ बताऊँगा। ठीक है, तो हमारी 2 तरीके की सीरीज़ चल रही है साइमल्टेनियसली, कि पेपर 1 के लिए एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम पेपर 1 के सोर्सेस कैसे तैयार करें उसके बारे में बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ पेपर 2 की भी सीरीज़ चल रही है कि पेपर 2 का एनालिसिस हम करते चलें साथ साथ में, कि एसेस किस टाइप के आ रहे हैं, या फिर एसेस को टैकल कैसे किया जाए, ये सब चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ उसमें ना। तो पेपर 1 में हम आज साइंस की डील कर लिए, अब हम पेपर 2 के लिए डालेंगे आर्गूमेंट काउंटर आर्गूमेंट, और पेपर 1 के लिए अगली जो वीडियो होने वाली इकोनॉमिक्स की। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आप अच्छा कंटेंट देख सकें और अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकें। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।